Okay, so let me discuss this particular topic. I'm taking one topic. This is for mains of Haryana Public Service Commission, Assistant Environment Engineer job, and I have taken a topic today, which is I think related to your topic, which is the production control. So let me share my screen with you. ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये आपका प्रोडक्शन कंट्रोल में से है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पक्का आएगा। तो ये है आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये उसका सिलेबस है प्रोडक्शन कंट्रोल का। अब इस सिलेबस में ये जो आपका टॉपिक है फ्रेंड्स, दिस इज फोरकास्टिंग टेक्निक्स। फोरकास्टिंग होता है फ्यूचर में डिमांड को प्रिडिक्ट करना, कितनी डिमांड होगी। ये आप डिमांड जो है दो तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मींस किसी से पूछ लिया एक्सपर्ट से कि भाई साहब अगले साल कितनी डिमांड होगी, क्या लगता है आपको, वो क्वालिटेटिव तरीका है। उसमें एक डेल्फी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और एक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। और वो आपसे पूछ सकता है कि डिमांड फोरकास्टिंग होती क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन बताओ। एक क्वेश्चन ये आ सकता है सब्जेक्टिव। साथ में उसने सिलेबस में मेंशन कर दिया है कॉजल, कॉज, कॉज इफेक्ट। कॉज CAUSE है ये। कॉजल मीन्स CAUSC के क्या कॉज है इस डिमांड का। या टाइम सीरीज मॉडल कि आपने एक्सट्रापोलेट कर दिया, इंट्रापोलेट कर दिया कि पिछले साल ये डिमांड थी, अगले साल इसको प्रोजेक्ट करोगे तो इतनी डिमांड आएगी। कॉजल एक मॉडल है, टाइम सीरीज मॉडल दूसरा है, और तीसरा जो आपका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, ये भी आपके कुछ मेथड्स हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल का चांस बनता है, क्वेश्चन का चांस बनता है जो मैंने आपको दिया है न्यूमेरिकल आज, और थ्योरी का चांस बनता है कि फोरकास्टिंग टेक्निक्स कितनी तरह की होती हैं, कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, और उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो ये अलग अलग आपका टॉपिक आएगा। तो आज के लेक्चर में ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बाकी जहां तक ये MRP, प्रोडक्शन प्लानिंग, पुल सिस्टम, पुश सिस्टम, ये सारा इन्वेंट्री पर्ट CPM में से न्यूमेरिकल बनने के चांस है बहुत ज्यादा। पर्ट CPM पढ़ के जाएंगे, फोरकास्टिंग पढ़ के जाएंगे, न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है सारे का सारा, न्यूमेरिकल बनने के चांस है इसमें। और साथ में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में से भी न्यूमेरिकल बनने के चांस बनते हैं तुम्हारे। इन्वेंट्री मॉडल क्या है, और ये इन्वेंट्री पर्ट CPM, ये तो ऑलरेडी आपके साथ पैनल पे शेयर हो चुका है, उसको गो थ्रू करना फ्रेंड्स। फोरकास्टिंग वाला जो है वो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, जहां से डॉक्यूमेंट आएगा थोड़ा इसमें एडिशन भी करेंगे। तो दो तरह का आपका जो है वो फोरकास्टिंग मॉडल होता है, एक क्वालिटी एक क्वांटिटेटिव होता है। सिलेबस में जो दिया है उसको भी हमें पढ़ना है। अब इसको मैंने किस तरीके से कवर किया है, जैसे आप को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड फोरकास्टिंग, क्या समझते हैं हम डिमांड फोरकास्टिंग से, और इसकी नीड क्या है, और कैसे हम डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स को क्वालिफाई कर, क्वांटिफाई, क्लासिफाई कर सकते हैं, कितनी तरह की टेक्निक्स होती हैं। तो ये जो मैंने आंसर लिखा है फ्रेंड्स, ये आपका एक रेफरेंस स्टैंडर्ड आंसर है। जो मैंने लाल रंग से मार्क किया है, आपने यहाँ पे अंडरलाइन करना है। जब आप खुद आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे। फोरकास्टिंग जहां पे आप कोई चीज को पॉइंट वाइज लिख सकें, एग्जाम में उसके मार्क्स मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, तो आपने एक हेडिंग दे दिया डिमांड फोरकास्टिंग का, यहाँ पे आपने हेडिंग लगा दिया। फिर उस हेडिंग के बाद आपने उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। और अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। और जहां पे आपको लगता है कि साहब आपको अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह अंडरलाइन कर दीजिए। राइटिंग साफ होनी चाहिए और हेडिंग वाइज होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से तुम देखोगे तो इसके दो पार्ट हैं, इनफैक्ट तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि डिमांड फोरकास्टिंग होती क्या है, दूसरा पार्ट है कि इसकी नीड क्या है, तीसरा पार्ट है कि इसकी क्लासिफिकेशन कर दो। तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो जब आप आंसर लिखोगे तो भाई साहब तीन पार्ट नजर आने चाहिए कि डिमांड फोरकास्टिंग होती क्या है, लिख दिया। उसकी नीड क्या है तो अलग से एक हेडिंग बना के नीड भी लिख दो उसकी। मैंने शायद बीच में लिख दिया है इसकी नीड है क्या। तो आप उसको ये भी लिख सकते हो कि नीड इसकी है क्या। तो आप बेसिकली जैसे नीड, मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड फोरकास्टिंग बहुत हेल्पफुल होती है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी डिमांड होगी प्रोडक्ट्स, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन रेट डिसाइड होगा। और साथ में तुम अपनी इन्वेंट्री को भी डिसाइड कर सकते हो कि इन्वेंट्री या आपने सामान कितना अपने पास रखना है,
किस डिमांड के हिसाब से आप उसको डिसाइड करोगे। अगर आप कोई दुकान चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए दुकान के अंदर सामान कितना रखना है। अगर आपकी डिमांड फोरकास्टिंग अच्छी है तो आपको पता होगा आपको कितना सामान रखना है, कितना सोल्ड होगा, तो इन्वेंट्री को हैंडल कर सकते हैं। ये इसकी नीड होती है। और साथ में कुछ क्लासिफिकेशन है इसकी कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं हम, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको उसको समझ आएगा भी, बहुत आसान है ये। लेकिन साथ में आपने ये जरूर देखना है कि लिखने का तरीका क्या है, आपने खुद क्वेश्चन को लिखने की ट्राई करनी है। और फिर इसको चाहे पढ़ के लिख दो, लेकिन लिखने की ट्राई करनी है। अंडरलाइन होना चाहिए, मेन पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे लिखते हैं। क्लासिफिकेशन तो एक पॉइंट समझ लो कि फ्रेंड्स जो क्वेश्चन दिया है उसको देखो कितने पार्ट हैं उसके। 3 पार्ट हैं तो 3 हेडिंग होनी चाहिए, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करना है, ये आपके राइटिंग स्टाइल में आना चाहिए। और इसको पढ़ोगे तो आपको टॉपिक समझ आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन जो है हम फोरकास्टिंग टेक्निक्स की, वो 3 मेजर ग्रुप्स में कर सकते हैं। सब्जेक्टिव मतलब प्रिडिक्टिव, कॉजल और टाइम सीरीज। कॉजल कॉज इफेक्ट आपके सिलेबस में ये चीजें दे रखी हैं। सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्टिव फोरकास्टिंग मेथड क्या होते हैं? सब्जेक्टिव मीन्स क्वालिटेटिव है। ये जो सब्जेक्टिव है ये बेसिकली क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। सब्जेक्टिव को हम अगर क्वालिटेटिव भी बोल दें तब भी ये बेसिकली आपकी चीज ठीक रहेगी। क्वालिटेटिव मीन्स जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको हम क्वालि बेसिकली उसमें वो नहीं करेंगे, क्वांटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जजमेंट के बेस पे बता सकते हैं कि फोरकास्टिंग इतनी होगी। अगला क्वेश्चन यही था, व्हाट आर सब्जेक्टिव फोरकास्टिंग मेथड्स, ये व्हाट आर द क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, इनकी नीड क्या है, और कुछ जो सब्जेक्टिव फोरकास्टिंग मेथड है उनके बारे में उनको एक्सप्लेन करो। तो सब्जेक्टिव फोरकास्टिंग मेथड आ गया। ये फोरकास्टिंग मेथड वो होते हैं जो बेसिकली हम ओपिनियन या जजमेंट के बेस पे कर सकते हैं। डाटा नहीं चाहिए इसको, विदाउट डाटा। सो वी आर नॉट यूजिंग हेयर डाटा, दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूज्ड विदाउट डाटा। तो नो डाटा इज रिक्वायर्ड बेसिकली फॉर दिस फोरकास्टिंग। तो अगर हमारे पास डाटा है पुराने सालों का तब तो हम क्वांटिटेटिव ही फोरकास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे और ये करते क्यों हैं? तो आपने यहाँ पे लिखा है कि जो आपकी सब्जेक्टिव फोरकास्टिंग है उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। क्या रीजंस होते हैं वो आपने मेंशन कर दिया कि भाई साहब हमारे पास डाटा इकट्ठा करने का टाइम नहीं है, और जो डाटा है वो सफिशिएंट नहीं है, या डाटा है ही नहीं, तो क्वालिटेटिव मेथड चलेगा। क्वालिटेटिव मेथड होता क्या है? लोगों से पूछ लो। पूछ लो, जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं तो ये जर्नलिस्ट जा जाके एग्जिट पोल कर रहे हैं। एग्जिट पोल में क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली सर्वे भी कर लेते हैं, कई वैसे पूछ लेते हैं, डाटा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, सर्वे। कुछ रिपोर्टर हैं जा जाके पूछ रहे हैं भाई साहब आपको क्या लग रहा है, फिर वो अपनी पल्स बताते हैं कि मैं तो पूरी जगह घूमा, मैंने मेजोरिटी बंदों से पता किया, वो तो बोल रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, जो भी है उसको बोलते हैं सर्वे। सर्वे मीन्स लोगों से पूछना और उसके बेस पे बताना कि क्या है। तो बेसिकली इस जो मेथड है इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, दोनों मेंशन किए हुए हैं। सर्वे के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको बोलते हैं डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में क्या होता है कि आप एक्सपर्ट को बिठा देते हो कुछ को, और उन एक्सपर्ट से क्वेश्चनेयर, उनको क्वेश्चनेयर दे देते हो, उनसे क्वेश्चन पूछते हो। जैसे उनको क्वेश्चनेयर देते हो और जो आंसर करते हैं उसके बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चनेयर बनता है। तो यही मेथड चला रहता है तुम्हारा। आप इसको आइटरेटिव मेथड होता है, बार बार इसको करते हो, और ये काफी लंबा मेथड होता है, और इसके बाद आप एक डिसीजन पे पहुंचते हो। तो आपका जो बेसिकली ये है ना आपका मेथड जो फोरकास्टिंग का है, ये क्वालिटेटिव मेथड है जिसको डेल्फी मेथड बोलते हैं। तो डेल्फी मेथड एंड दिस योर सर्वे, ये दो सब्जेक्टिव एस्टिमेट होते हैं फोरकास्टिंग के। फोरकास्टिंग की 3 टेक्निक बताई मैंने आपको। एक तो ये सब्जेक्टिव हो गई जिसमें आपने बस किसी एक्सपर्ट को पूछ लिया, लोगों से सर्वे कर लिया, इस तरीके से आपने बता दिया। दूसरा आपका जो सिलेबस है वो कॉजल है, तीसरा टाइम सीरीज है। कॉजल फोरकास्टिंग मेथड में क्या होता है, तुम कॉज इफेक्ट जो है वो रिलेशनशिप बनाते हो, इनपुट आउटपुट। तुम ये देखते हो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कॉज क्या है इसका, ये डिमांड बढ़ने के पीछे रीजन क्या है। जैसे अगर हम बोले भाई जब इलेक्शन होंगे तो ये जो आपके पंफलेट होते हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी होर्डिंग होती है, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेट से मैं एक दुकान चलाता हूँ जिसमें मैं बहुत बड़े बड़े पोस्टर निकालता हूँ, बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर निकलेंगे, कैंडिडेट्स के पोस्टर निकलेंगे, कैंपेनिंग होगी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनपुट वेरिएबल हो गया इलेक्शन, आउटपुट हो गया डिमांड फॉर दिस। तो ऐसे कॉज हम इफेक्ट रिलेशन बनाते हैं। फिर देखते हैं कि इस चीज की डिमांड किस चीज से बढ़ेगी।
गर्मियां आ गई तो एसी बिकेंगे, सर्दियां आ गई तो हीटर बिकेंगे। अब सोचो कि अगर आप गर्मियों में हीटर बेचने बैठ गए और सर्दियों में एसी बेचने बैठ गए, तो खरीदेगा कौन? कोई नहीं खरीदेगा। तो अकॉर्डिंगली तुम्हारी डिमांड जो है ना, उसको पता लगाना पड़ता है तुम्हें, क्या इफ कॉज है उसका, रीजन क्या है, तो उसके पीछे क्या क्या वेरिएबल्स हैं आपको वो देखना पड़ता है। तो कॉजल फोरकास्टिंग जो मेथड है वो एक रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा और जो उसके ऊपर आपने निकालना है। तो आपको डिमांड जो है वो बेसिकली आपकी स्टेबल होनी चाहिए। और वेरिएबल्स आपको देखने कौन कौन से इसमें वेरिएबल्स हैं। एक या दो वेरिएबल्स आपको इसमें देखने पड़ते हैं और फिर आपको डिमांड जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। उसी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि रिग्रेशन कोरिलेशन क्या होता है। एक टर्म होती है रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस। तो फोरकास्टिंग मॉडल्स को बेसिकली जो वैलिडेट करना होता है ना, इसको वो बेसिकली इन मेथड से करना होता है, जो आपका इनपुट आउटपुट मेथड है। इनपुट आउटपुट मेथड, इकोनोमेट्रिक मॉडल, या आपके रिग्रेशन कोरिलेशन एनालिसिस। रिग्रेशन कोरिलेशन एनालिसिस जो कॉजल मेथड ही है फोरकास्टिंग का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें लीनियर रिग्रेशन आप जरूर कर लेना। क्या होती है लीनियर रिग्रेशन, ये भी समझ लो कि अगर y जो है आउटपुट है और x जो है इनपुट है, y x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो x एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके ऊपर y डिपेंड करेगा। और हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे x के चेंज होने से y के ऊपर इंपैक्ट आता है। y शायद जो है वो हमारी आउटपुट है, जो हमारा डिमांड है, डिमांड फोरकास्टिंग में। अगर ये x एक वेरिएबल ना होके ज्यादा वेरिएबल हो तो x1 x2 x3 आ जाएगा। और अगर लीनियर वेरिएबल नहीं है, नॉन लीनियर है, तो x1 स्केयर x2 स्केयर ऐसा भी चीज आ जाएगा। अब ये जो है हमारा लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, इसको हम यूज करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। और हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि डिमांड कितनी है। फिर ये जो ए और बी है, इनको कैसे निकालते हैं? देखो, आपके पास एक टेबल रहेगा जिसमें वो एक्स की वैल्यू भी दे देगा, वाई की वैल्यू भी दे देगा। हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, हम एक्स का एवरेज निकालते हैं, वाई का एवरेज निकालते हैं, एक्स स्क्वायर करते हैं, एक्स बार स्क्वायर करते हैं, और ए और बी की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं। फॉर्मूला थोड़े से याद कर लेना, अगर रिग्रेशन एनालिसिस करने का आ जाए क्वेश्चन, तो इस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस का हमें क्वेश्चन करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है और कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता है बहुत बड़ा इसका कोई क्वेश्चन आएगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह में जाना पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता। लेकिन फिर भी रिग्रेशन एनालिसिस में वो इक्वेशन जरूर बनाने को बोल सकता है, जिसके बेस पे आपको ए या बी कैलकुलेट करने को बोले। तो क्वेश्चन क्या आएगा? न्यूमेरिकल, एक्स की वैल्यू दी होगी, वाई की वैल्यू दी होगी, वो आपको ए और बी निकालने को बोलेगा, उसके बेस पे कोरिलेशन करने को बोलेगा। न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। ये एक्स और वाई की उसने वैल्यूज दे दी है। नंबर ऑफ टेंडर्स इशूड, ये वाई है आउटपुट। और रोड रोलर्स एक्चुअल डिमांड जो है वो तुम्हारी वाई है आउटपुट। और ये जो आपका नंबर ऑफ टेंडर इशूड है, ये एक्स है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आउटपुट है वाई और ये इनपुट है एक्स। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू, पहला कॉलम एक्स है, दूसरा कॉलम वाई है। अगर मेरे पास एक्स और वाई दे रखे हैं तो एक्स इंटू वाई निकाल सकता हूँ, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना। एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वाई स्क्वायर निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास एक्स और वाई दे दिए जाए, इनपुट आउटपुट दे दी जाए, इनपुट क्या है? कोई वेरिएबल। आउटपुट क्या है? जो मेरा डिमांड है। हीटर कितने बिके? वो वाई है। सर्दियां चल रही थी, वो एक्स है, जो वेरिएबल है मतलब। तो एक्स, वो आपको एक्स और वाई वेरिएबल देगा। उससे आपने सिग्मा एक्स सबको जोड़ दिया, सिग्मा वाई सबको जोड़ दिया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, फिर उनको जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जोड़ दिया। और एक्स बार क्या है? जितनी एक्स की वैल्यू आई उसको नंबर से डिवाइड कर दिया। कितने रीडिंग्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। आठ रीडिंग्स है। तो एन जो है वेरिएबल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आठ है। तो हमने एक्स बार निकाल लिया, वाई बार निकाल लिया। अब ऊपर चलो, एक्स और ए और बी की वैल्यू आपको पता लगी। ए ऐसे निकालते हैं, बी ऐसे निकालते हैं। ए और बी की वैल्यू अगर आपके पास पता चल गई तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये आ गई। y इज इक्वल टू दिस इज द रिग्रेशन फोरकास्टिंग इक्वेशन। कॉजल मेथड में ये लीनियर इक्वेशन बनती है तुम्हारी। एक बार ये लीनियर इक्वेशन हो गई तो अगला क्वेश्चन देखो क्या था, कि अगर मेरे पास टेंडर 28 हैं, ये क्या थे? नंबर ऑफ टेंडर्स जो हमारे दिए हुए थे। अब बोलता है अगर 28 हो तो बताओ वाई कितना होगा। तो अगर टेंडर 15 है तो वाई 6, टेंडर 9 है तो ये, 40 है तो ये। अगर टेंडर 28 है तो वाई कितना होगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेना फ्रेंड्स। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ऐसे हमने फिर डिमांड निकालनी होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, कोरिलेशन कोफिशिएंट, मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन में वो पूछेगा। अगर पूछेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको ये वैल्यू फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। तो ये यहां तक न्यूमेरिकल बन सकता है कि वेरिएबल मेरे को दे दिया जाए, मैंने आउटपुट उसकी निकाल ली, यहां तक वो क्वेश्चन बन सकता है।
न्यूमेरिकल बन सकता है और वो पूछ भी सकता है तुमसे। ये कॉजल मेथड है क्योंकि सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। तो न्यूमेरिकल कर लेना फ्रेंड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम सीरीज मेथड क्या होता है? तीन मेथड बताए मैंने आपको फोरकास्टिंग के। एक तो आपको मैंने बता दिया कि वो सब्जेक्टिव मेथड है, एक आपका कॉजल मेथड है, और तीसरा टाइम सीरीज। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड होता क्या है? ये होता है कि भाई साहब जो पीछे हमारे पास डाटा दिया है उसी का ग्राफ प्लॉट कर दें, एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो हमें पता लग जाएगा। और टाइम सीरीज के तीन चार कंपोनेंट होते हैं। टाइम सीरीज ग्राफ में तीन चार कंपोनेंट होते हैं। एक ट्रेंड होता है, एक बिजनेस साइकिल इन्फ्लुएंस होता है, एक होता है सीजनल फ्लक्चुएशन, एक होता है रैंडम या इरेगुलर वैल्यूज। तो ये चार आपके कंपोनेंट होते हैं टाइम सीरीज कंपोनेंट। इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेंड क्या होता है, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, बिजनेस साइकिल में क्या चल रहा है, फ्लक्चुएशन, सीजनल कंपोनेंट क्या है, ये चार कंपोनेंट है। इन चार के बेस पे तुम बेसिकली कौन से को वैल्यू देनी है, ये डिपेंड करता है कि फोरकास्टिंग कितने टाइम की कर रहे हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा साल की फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो फोकस ट्रेंड कंपोनेंट पे होना चाहिए, जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड कंपोनेंट ये वाला, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आपकी जो फोरकास्टिंग है वो मीडियम है, साल तक की है, 2 साल तक की है, 2 साल से ऊपर की नहीं है, तो सीजनल और बिजनेस फैक्टर को ज्यादा वैल्यू देनी। अगर शॉर्ट टर्म है, कुछ महीनों की है, तो रैंडम फ्लक्चुएशन को वैल्यू देनी है आपने। जो रैंडम फ्लक्चुएशन होती है जैसे ये रैंडम, रैंडम फ्लक्चुएशन में जो उसी टाइम पे चल रही हो, तो थोड़े लेसर ड्यूरेशन की होती है ये। तो ऐसे आपने जो देखना है कि ट्रेंड किस तरीके से है, उस तरीके से आपने वैल्यूज की। फिर आपका जो टाइम सीरीज कंपोनेंट है वो दो तरह के होते हैं, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये जो चारों फैक्टर दिए, ट्रेंड, आपका बिजनेस साइकिल, सारी इनको जोड़ के और इनको मल्टीप्लाई करके दो तरीके आपके बन सकते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता एग्जाम में ये आएगा, गो थ्रू कर लेना, लेकिन एग्जाम में इसके आने के चांस कम है। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, फिर आपको पता लग जाएगा कि ट्रेंड को किस तरीके से एनालिसिस करके हम फोरकास्टिंग उसकी कर सकते हैं, कैसे उसको हमने करना होता है, उसको डिफाइन करना होता है। मेरे को लगता है यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ बन जाए तो बन जाए कि सीजनल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है, कैसे हमने करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मूविंग एवरेज में से। मूविंग एवरेज क्या होता है कि मेरे को बेसिकली एवरेज निकालना है जो पीछे डिमांड दे रखी है। ध्यान से देखना है इस न्यूमेरिकल को। मेरे पास 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने, 16 महीने, 17 महीने इनकी एक्चुअल डिमांड दे रखी है, एक्चुअल 22वें महीने की बताओ। अगर इन सब की दे रखी है तो 22वें महीने की बताओ। और बोल रहा है 5 मंथ मूविंग एवरेज निकालो। 5 मंथ मूविंग एवरेज मतलब आपने पिछले 5 महीनों के बेस पे बताना है छठे महीने में डिमांड क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे इसको? ध्यान से देखो, पिछले 5 महीने का मूविंग एवरेज निकालेंगे, 5 मंथ्स। कौन से 5 मंथ्स हैं? पिछले 5 मंथ्स। 117 प्लस 108 प्लस 110 प्लस 101 प्लस 94 डिवाइड बाई 5, 106 यूनिट। तो 22वें मंथ में कितना होगा? 106। अब 23वें मंथ में निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? पिछले 5 मंथ का लेना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल डिमांड है, ये आपके इन मंथ्स की डिमांड है। तो 22वें मंथ की अगर डिमांड निकालनी हो तो पिछले 5, अगर 5 पीरियड मूविंग एवरेज है तो 5 मंथ की लेनी है। अगर 3 पीरियड मूविंग है तो 3 मंथ की लेनी है। तो मूविंग पीरियड एवरेज होता क्या है, और न्यूमेरिकल अगर वो आपको दे दे तो कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया हुआ किस तरीके से आपने करना है। उसी तरीके से वेटेड मूविंग पीरियड एवरेज क्या होता है, उसमें आप परसेंटेज वेट लगा देते हो कि जैसे आपने पिछले जो इमीडिएट वैल्यू है 117 की, उसको 3 टाइम्स वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। जो उसके 1 मंथ पहले 108, उसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। 110 को 1 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी तो आपने सबको इक्वल ले लिया था, सबका इक्वल लिया 5 का, और उसको एवरेज ले लिया। लेकिन सोचो, जो 21वां महीना है उसको मैंने वेट ज्यादा देना, उसको ज्यादा वेटेज देना है। तो कितना वेटेज देना है वो दिया होगा उसमें, तो इसको ज्यादा वेटेज दे दो। लेट से इसको 60%, इसको 40%, इसको 30%। तो ऐसे सबको वेटेज दे दो और कैलकुलेट करते चले जाओ। फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट इट। मूविंग एवरेज एंड ऑल आपने इस तरीके से इसको निकालना होता है। अब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो ये स्मूथ होता जाएगा, फ्लक्चुएशंस आपकी कम से कम फोकस होंगी और आपका डाटा ज्यादा स्मूथ होता चला जाएगा। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में ये होता है कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में एक फैक्टर होता है स्मूथिंग कांस्टेंट। तो उस स्मूथिंग कांस्टेंट अल्फा को हम यूज करते हैं और फिर हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ वैल्यू दी होती हैं कि एक्चुअल डिमांड पर्टिकुलर टाइम पीरियड की डीटी है, फोरकास्ट डिमांड उसी पीरियड की एफटी है, अल्फा स्मूथिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकल में दिया होगा। तो अगले महीने की डिमांड कितनी है ये निकाला जा सकता है कि एक्चुअल डिमांड थी 10 आइटम्स, मैंने फोरकास्ट की थी 9 आइटम्स, स्मूथिंग कांस्टेंट है मेरे पास 0.6। तो बताओ अगले महीने की जो फोरकास्टिंग है वो कितनी होगी।
तो पिछले मंथ की फोरकास्टिंग कितनी थी, FT, एक्चुअल डिमांड कितनी हो गई, इतनी, अल्फा कितना है, इतना, तो अगले मंथ की हम निकाल सकते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग होते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का मतलब होता है ये बेसिकली रिफाइंड मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग मेथड है। मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग मेथड का ही बेसिकली एक वर्जन है, लेकिन मोस्ट रिसेंट ट्रेंड जो है उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है। जो मोस्ट रिसेंट ट्रेंड है पिछले महीने का, उसको ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि FT+1 अगले महीने की वैल्यू निकालने के लिए फोरकास्टिंग हम पिछले मंथ का फोरकास्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को यूज करते हैं, और हम एक स्मूथिंग कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपकी वैल्यू ये निकलती चली जाएगी, एक फॉर्मूला बनेगा। ये है आपका मूविंग एवरेज मेथड। अब फ्रेंड्स ये मैं आपको डॉक्यूमेंट आज भेज दूंगा थोड़ा सा और ऐड करने के बाद, फिर कल आपको इसके कुछ क्वेश्चंस और भी दूंगा, इसके न्यूमेरिकल भी दूंगा, और आप इसको पढ़ने के बाद फिर जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उनको लिखने की ट्राई करना, मेरे को उसको दिखाना। तो लेट मी टेल यू, आज का जो लेक्चर था वो हल्का सा मैंने आपको बताना था कि फोरकास्टिंग टेक्निक्स में क्या क्या सिलेबस उसने दिए हैं, और आज के लेक्चर के बेस के, आज के मटेरियल के बेस पे मेरे को लगता है आप ये सारे के सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। ये आपकी कवर हो जाएंगी यहाँ तक, और मैं इसका थोड़ा सा कंटेंट आपको बना के इसमें कुछ और चीज ऐड करके, मैं भी न्यूमेरिकल ऐड करके आपको भेजूंगा। इसको गो थ्रू कर लेना, और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक हमारा ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, जिसमें से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप उसको बना सकते हैं। आपको बना लेना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस आपको करनी है इसकी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेरे से तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव फ्रेंड्स? सर जैसे फोरकास्टिंग के मेथड्स हैं सर, तो हाँ जी। इसमें जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ये सर कस्टमर की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ जी, तो वही तो डिमांड ही तो हमें फोरकास्टिंग करनी है कि कस्टमर कितनी डिमांड करेगा, यही तो हमें फोरकास्टिंग करनी है। हमें यही फोरकास्ट करनी है कि डिमांड कितनी होगी। राइट, एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? इसको एक बार गो थ्रू कर लो, आप सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दे रहा हूँ अभी भेजूंगा, तो इसको गो थ्रू कर लो, और इसके बेस पे फिर कल दो चार क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उनको लिखने की प्रैक्टिस करना। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई साहब जितना लिखोगे उतना ही तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, और उतने ही ज्यादा नंबर तुम्हें मिलेंगे। ये चीज करना बड़ा जरूरी है, और जो जो तुम्हें मिल रहा है उसको रिवाइज करते चले जाओ। क्या क्या एग्जाम में आएगा ये प्रेडिक्ट करना हमारा काम, कैसे कैसे तुमने तैयारी करनी है आपका काम, और जितनी मेहनत करोगे उतना कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर मैं इसको भेजता हूँ, कल भी क्लास रहेगी, डेली कुछ ना कुछ करेंगे, सो दैट रिदम सा बना रहे। राइट फ्रेंड्स?